नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं सांकेतिक समाचारों का विशेष बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी शरद मुदगल। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में बिजली के दामों में बढ़ोतरी को लेकर निशाने पर आम आदमी पार्टी की सरकार। भाजपा ने 14 जगहों पर किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। नेताओं ने कहा जनता से लूट हो बंद। सरकार पर कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने का लगाया आरोप। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप। मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। भाजपा नेताओं ने विधान सौदा की ओर किया मार्च। भाजपा के सीटी रवि ने कहा दलितों को न्याय दिलाना भाजपा का कर्तव्य। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात। असम, गुजरात और उत्तर प्रदेश में ताजा हालात की ली जानकारी। हर संभव मदद का दिया भरोसा। पाकिस्तान के बन्नू छावनी में आतंकी हमले के दौरान 12 पाकिस्तानी सैनिकों की हुई मौत। 50 से भी अधिक लोग हुए घायल। बन्नू कैंट में अमेरिकी सैनिकों के आगमन के बाद स्थानीय सुरक्षा की गई कड़ी। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ पर प्रतिबंध लगाने का किया गया फैसला। सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने दी जानकारी। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का है आरोप। और नेपाल की बागडोर अब केपी शर्मा ओली के हाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। कहा दोनों देशों के बीच मित्रता के गहरे संबंधों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने को तत्पर। तो ये थी हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर दिल्ली से, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उच्च न्यायालय में सुनवाई 7 अगस्त तक के लिए टल गई है। गौरतलब है कि आबकारी नीति मामले में ट्रायल कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी थी। इसके बाद ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। ईडी का दावा है कि केजरीवाल पर जल्दबाजी में फैसला किया गया था। एजेंसी का कहना है कि केजरीवाल शराब नीति केस के किंगपिन हैं। घोटाले से मिला पैसा आम आदमी पार्टी पर खर्च हुआ और ईडी ने यह भी दावा किया कि साउथ ग्रुप के सदस्यों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत केजरीवाल की ओर से मांगी गई। इन दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर फौरी रोक लगा दी थी। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट मुख्यमंत्री केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई जमानत के आदेश को बरकरार रखता है या फिर उसे पलटता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि अगर उनकी नियमित जमानत किसी भी जगह पर लंबित है तो उस पर इस फैसले का असर नहीं होगा। और भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर कहा है कि वो जेल में अधिक स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब अरविंद केजरीवाल जमानत पर थे तब जेल वापसी के समय उनके वजन में कमी देखी गई थी। शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर ज्यादा मीठा खा रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ सके। उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से उनके स्वास्थ्य की देखरेख के लिए मेडिकल बोर्ड भी बनाया गया है। कई दिनों से जो घर से खाना आ रहा था
वो खाना केजरीवाल जी नकार रहे थे। क्या इसीलिए नकार रहे थे ताकि थोड़ा सा वजन कम हो जाए, विक्टिमहुड कार्ड खेला जाए? और इस बात की संभावना ज़्यादा इसलिए लगती है क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि कैसे अपने शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए लगातार मीठे खाने का सेवन किया। तथ्य ये भी है कि एक मेडिकल बोर्ड है एम्स का जो लगातार उनकी सेहत की निगरानी करता है। तो क्या जब आम आदमी पार्टी इस प्रकार का आरोप लगाती है तो उनका कहने का तात्पर्य यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ही एक प्रकार से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश कर रही है। अगली खबर भी दिल्ली से ही, जहां पर महंगी बिजली पर सियासत तेज हो गई है। इसी मुद्दे पर दिल्ली प्रदेश भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज सभी 14 बिजली कार्यालयों पर प्रदर्शन किया। दरअसल बिजली खरीद समझौता शुल्क और अन्य अधिभार लगाने के कारण राष्ट्रीय राजधानी में बिजली की दर महंगी हो गई है। इस पर भाजपा आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साध रही है और घोटाले का आरोप लगा रही है। इसी के चलते दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। भाजपा ने इस मुद्दे पर आप सरकार को घेरते हुए कहा है कि केजरीवाल सरकार ईमानदारी से बिजली का बिल भरने वाले हर व्यक्ति को लूट रही है। पीपीएसी सरचार्ज और पेंशन सरचार्ज के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। फ्री बिजली और पानी माफ के नाम पर उन्होंने दिल्ली को ठगना था, ठग लिया। सरकार में आना था, आ लिया। लेकिन दिल्ली की जनता को जिस तरह से लूटा जा रहा है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करेगी और अरविंद केजरीवाल को पीपीएससी चार्जेस वापस लेने होंगे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का वजन कम हो गया है। मैं भी बताना चाहता हूं कि केजरीवाल का राजनीतिक वजन कम हुआ है। अगली खबर भी दिल्ली से ही। रविवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी तो एबीवीपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के संगठन एनएसयूआई के छात्रों ने ऑफिस में तोड़फोड़ की है। एबीवीपी का कहना है कि रविवार सुबह तकरीबन 3 से 4 के बीच हमला करके डूसू अध्यक्ष तुषार डेढ़ा के कार्यालय में तोड़फोड़ की गई है। इसी घटना को सोमवार को एबीवीपी के छात्रों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में आर्ट्स फैकल्टी के सामने विरोध प्रदर्शन किया और घटना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एबीवीपी दिल्ली के प्रदेश मंत्री हर्ष अत्री ने बताया है कि यह घटना पूरी तरह से सुनियोजित थी और सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, इस पूरे प्रकरण में कोई एक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है। ये पूरा प्रकरण, पूरी हिंसा, पूरी घटना छात्र संघ अध्यक्ष, सचिव और सह सचिव जो एबीवीपी लेड डूसू है उनके ऑफिसों को तोड़ना, ये सुनियोजित ढंग से सोची समझी साजिश है जिसको कांग्रेस की आला कमान के इशारे पर एनएसयूआई के गुंडों ने अंजाम दिया है। एफआईआर हो गई है मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन में। जो गुंडे वहां पे पाए गए थे, जिनमें कुछ पहचान में भी आए हैं, उनका भी नाम के साथ में एफआईआर कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष के ऑफिस से 50 से ज़्यादा बियर के कैन पाए गए हैं, जहां पे एक तरफ एबीवीपी एंटी ड्रग और एंटी अल्कोहल कैंपेन कर रही है, वहां पे एनएसयूआई सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय के अंदर अल्कोहल को प्रमोट करती है, अपने ऑफिस को ऑफिस कम बियर बार ज़्यादा बनाती है। अगली खबर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली के श्री जगन्नाथ मंदिर में आयोजित बाहुड़ा यात्रा में शामिल हुए। इस दिन को दुनिया भर के ओडिया लोग रसगुल्ला दिवस के रूप में भी मनाते हैं। बाहुड़ा यात्रा ओडिशा में रथ यात्रा के अलावा सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इसमें हर घर, गली, कूचे और दुकान सज जाते हैं क्योंकि हर कोई महाप्रभु जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की वापसी का इंतजार करता है। आगे की खबरों में, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री कार्यालय में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को गुलदस्ता भी दिया। दोनों नेताओं के बीच ये शिष्टाचार की मुलाकात थी।
और इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी उनके साथ मौजूद रहीं। अगली खबर गोवा से, जहां वाद विवाद के बीच विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो गया। सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस विधायक के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश करने के बाद सदन को 2 बार स्थगित करना पड़ा। विधानसभा अध्यक्ष को लेकर कांग्रेस विधायक की ओर से की गई विवादित टिप्पणी के बाद से ही भाजपा सदन में हमलावर नजर आई। राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि भाजपा सरकार दिव्यांग जनों के हित के लिए प्रतिबद्ध है। गोवा के सभी सरकारी भवनों में दिव्यांग जनों के लिए सुलभ सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। By undertaking these initiatives, the government of Goa is committed to create an environment where the person with disability can access the public building and services without barrier. In the view of above, there should be no fear and anxiety in the mind of the people, especially the person with disabilities. और अब बात मौसम के मार की। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही लगातार भीषण बारिश के कारण कई राज्य बाढ़ की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। भीषण बारिश के कारण असम, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्रियों को स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। आफत की बारिश से राहत नहीं। असम, यूपी, बिहार के कई जिलों में बाढ़ का कहर। गुजरात में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात के कई हिस्सों में बारिश से नदियां उफान पर हैं। इसके मद्देनजर लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से बाढ़ की स्थिति को लेकर फोन पर बात की। उन्होंने तीनों राज्यों को केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इस बीच असम के विभिन्न हिस्सों में जलस्तर तेजी से घटने की वजह से बाढ़ की स्थिति में सुधार जारी है। हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी नेमाटी घाट, तेजपुर और धुबरी में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। 13 जिलों में 172 राहत शिविरों और वितरण केंद्रों में 58,000 से अधिक लोग अभी भी शरण लिए हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 90 से अधिक हो चुकी है और 18 जिलों कछार, नलवाड़ी, कामरूप, गोलाघाट, मोरीगांव, चिरांग, डिब्रूगढ़, धुबरी, ग्वालपाड़ा, नौगांव, करीमगंज, कामरूप, धेमाजी, माजुली, दारंग, शिवसागर, जोरहाट, विश्वनाथ के करीब 6 लाख लोग अभी भी बाढ़ से पीड़ित हैं। असम के कछार जिले में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। 52 राजस्व सर्किल के तहत 1342 गांव अभी भी जलमग्न हैं और बाढ़ के पानी में 25,367 हेक्टेयर फसल भूमि क्षेत्र डूब गया है। उत्तर प्रदेश में खासकर पूर्वी और मध्य क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। प्रदेश में 900 से अधिक गांवों के लगभग 18 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। आजमगढ़, मऊ, बलिया, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कुशीनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, मुरादाबाद, बरेली और बस्ती सहित लगभग 18 जिले बाढ़ से पीड़ित हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। हमारे जनपद में जो विशेष रूप से तरबगंज तहसील के काफ़ी सारे गांव जो हैं वो बाढ़ की से एडवर्सली प्रभावित हुए और उसमें विशेष रूप से अब ये एक अच्छी बात है कि अभी तो हम लोग मतलब बाढ़ का जो पानी है वो ट्रीट हो रहा है, लेकिन इसमें जितने विभाग हैं उनको अभी और कार्रवाइयाँ करने की आवश्यकता है। नेपाल में भी भारी बारिश के कारण बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर के निचले इलाकों में बसे सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हजारों की आबादी का संपर्क प्रखंड और जिला मुख्यालय से कट गया है और बाढ़ के खतरे के मद्देनजर बड़ी आबादी पलायन को मजबूर है।
पूर्वी चंपारण से होकर गुजरने वाली गंडक नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे जिले के केसरिया और संग्रामपुर में कई दर्जन टोले और छोटे छोटे गांव प्रभावित हुए हैं। गोपालगंज में भले ही गंडक नदी के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन पीड़ितों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही। बहुत पानी की स्थिति खराब बा। हमने के पूरा पानी हो गई बा घर द्वार में। हमने के खेती बाड़ी सब दहा गई। हमने के माल जाल लेके भाग के बांधा पायल बन सब। गुजरात के कई हिस्सों में सोमवार को भी बारिश का दौर जारी रहा। गुजरात के वलसाड़ जिले में भारी बारिश के कारण कई निचले इलाके जलमग्न हो गए और राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी पानी भर गया। इन इलाकों में पानी निकालने के लिए आपदा प्रबंधन की टीमों को तैनात किया गया है। साथ ही भारी बारिश के कारण मधुबन बांध के जलस्तर बढ़ गया है। गरुड़ेश्वर में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जीजी न्यूज। और आगे की खबरों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एफएसएसएआई का दौरा किया और सीईओ और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एफएसएसएआई परिसर में आम का एक पौधा भी लगाया। विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर आज नई दिल्ली में कौशल संवाद का आयोजन किया गया। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने इस दौरान स्किल इंडिया से जुड़े लाभार्थियों, प्रशिक्षकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। इसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान, ITI, PM विश्वकर्मा योजना और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना के लाभार्थी भी शामिल थे। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री ने इस मौके पर कहा कि स्किल इंडिया मिशन के तहत अब तक 1,40,00,000 से भी अधिक युवाओं को कुशल बनाया जा चुका है। 2014 के पहले हमारी जो स्टार स्कीम थी उसमें लगभग 14.5 लाख लोगों को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी गई थी। आज वो आंकड़ा 1,46,00,000 तक पहुंच गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्केल पे काम हो रहा है। प्राइवेट क्षेत्र में जो हमारे पार्टनर्स हैं, उनमें जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री के पार्टनर्स हैं वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। नैप स्कीम अप्रेंटिसशिप देने की योजना हमारे यहाँ चल रही है। JSS के माध्यम से जन शिक्षण संस्थान जो सामाजिक क्षेत्र में जिनका बहुत बड़ा दायरा देश में है, वे छोटे लेवल पे ग्रामीण क्षेत्र में गरीब वर्ग में खासतौर से महिलाओं पे उनकी केंद्रित प्रयासों से वो प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो सब कुछ कुल मिला के 4 करोड़ लोगों को, नौजवानों को हमने प्रशिक्षण दिया है। एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार की आय से अधिक संपत्ति मामले में याचिका खारिज कर दी। याचिका में CBI जांच पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जस्टिस बेला M त्रिवेदी और जस्टिस SA शर्मा का कहना है कि कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने की उन्हें कोई वजह नहीं दिखती है। CBI का आरोप है कि कांग्रेस सरकार में मंत्री रहने के दौरान DK शिवकुमार ने 2013 और 2018 के बीच अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की। इस मामले में हाई कोर्ट ने अपने आदेश में CBI को 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने और रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। और उधर कर्नाटक में विपक्षी दल भाजपा के विधायकों ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है। भाजपा ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। साथ ही भाजपा के विधायकों ने राज्य में हो रहे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष BY विजयेंद्र और कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष R अशोक के नेतृत्व में विधायकों ने विधान भवन के पास महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा के निकट धरना दिया। हाथों में तख्तियां लेकर उन्होंने कांग्रेस सरकार की निंदा करते हुए नारेबाजी की। इसके अलावा हाथों में बैनर लेकर विरोध मार्च भी निकाला। विजयेंद्र ने सरकार पर दलितों और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ
काम करने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा कर्नाटक विधानसभा के अंदर और बाहर इसके खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि 187 करोड़ रुपए के महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाले की जांच से खुलासा हुआ कि इस धनराशि का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में किया गया था। महर्षि वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का 187 करोड़ रुपए पर्ची खाता में जमा करके लूट लिया है। कांग्रेस उसको चुनाव में उपयोग किया है, उसको पार्टी को जिताने के लिए अपना दलितों को पैसा, अपना पैसा केवल बಳ್ಳारी नहीं, बಳ್ಳारी से लेकर तेलंगाना उत्तर प्रदेश तक भेजा है, दलितों को पैसा भेजा है, लूट लिया है। हम चुप बैठ सकता है क्या? हम उसके खिलाफ संघर्ष करना, दलितों को न्याय देना हमारा काम है, हम संघर्ष करेंगे। एक तरफ जहाँ तक डेवलपमेंट का सवाल है, पूरा कर्नाटक में डेवलपमेंट कहीं भी नहीं हो रहा है, और दूसरी तरफ सभी तरफ KSRTC रेट बढ़ा रहा है, दूध का रेट बढ़ा दिया है, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा दिया है, स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा दिया है। सो ये सरकार आने के बाद वो डेवलपमेंट तो पूरा बंद हो चुका है, और दूसरी तरफ गारंटी के नाम पे जो दाम को बढ़ा रहा है, आम आदमी को बहुत नुकसान हो रहा है। और महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में कथित अनियमितताओं का मामला राज्य की विधानसभा में भी उठा। मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से इस्तीफा मांगा। गौरतलब है कि महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत पूर्व मंत्री बी नागेंद्र ईडी की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। और कर्नाटक में महर्षि वाल्मीकि एसटी विकास निगम में भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। तो इस मामले पर कांग्रेस के नेता प्रियांक खरगे ने कहा कि यह महज पॉलिटिकल ड्रामा है। वो जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं वो बीजेपी के अस्तित्व का प्रोटेस्ट है। ना उनके पास एक कागज है जो साबित करता है कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। सदन चल रहा है ना, अभी असेंबली चल रहा है। लेट देम प्लेस ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑन द हाउस, लेट देम डिस्कस इट। पॉलिटिकल ड्रामा है, कागज कहाँ है, प्रूफ कहाँ है, डॉक्यूमेंट्स कहाँ है, सब आगे रख के बात करने को बोलिए ना। अगली खबर, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने CAA यानी कि नागरिक संशोधन अधिनियम पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में CAA लागू होने के बाद से अब तक केवल 8 लोगों ने इसके लिए आवेदन किया है और केवल 2 लोगों ने साक्षात्कार दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में कुछ लोगों ने CAA के नाम पर अनावश्यक आंदोलन किया है। 8 people in Assam has applied for citizenship under newly amended Citizenship Amendment Act. Out of 8 people, only 2 has appeared in the interview. When I contacted many Hindu Bengali family that why not you are applying under CA, they told me that we are convinced about our Indian citizenship. We entered into the country prior to 1971 and we do not want to apply under CA. Rather, we want to prove our citizenship in a court of law. So that is the general sentiment among the people in Assam. खबर पड़ोसी देश नेपाल से, जहां KP शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। उनके साथ कैबिनेट में शामिल होने वाले 21 मंत्रियों ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। नेपाल के PM के तौर पर ओली का ये चौथा कार्यकाल है। वह पहले भी
3 बार पीएम पद पर रह चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केपी शर्मा ओली को नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, केपी शर्मा ओली, आपको नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में आपकी नियुक्ति पर बधाई हो। हम दोनों देशों के बीच मित्रता के गहरे संबंधों को और मजबूत करने तथा हमारे लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को और विस्तारित करने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। तो इसी के साथ सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में आज जितना ही। मुझे और हमारे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।